एक ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी के रूप में टाटा मोटर्स में अपना करियर 1983 में शुरू करने के बाद टाटा मोटर्स की विभिन्न डिविजन्स में काम करते एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न, दूसरे से तीसरे, वो टाटा मोटर्स के हाईएस्ट लैडर तक पहुंचे हैं। गुप्ता सर ने शॉप फ्लोर इंजीनियर के लेवल पर भी काम किया है, जहां उन्होंने शीट मेटल डाइज एंड फिक्सचर्स को हैंडल किया है। उसके बाद गुप्ता सर ने प्रोक्योरमेंट एंड स्टोर्स ट्रक डिवीजन के लिए हैंडल किया है। फिर आगे बढ़ते हुए अपने करियर में गुप्ता सर ने डीलर डेवलपमेंट का रोल अदा किया, जिस वक्त टाटा मोटर्स ने ये पूरा डीलर डेवलपमेंट नेटवर्क रिवैम्प किया था। एंड वो उस बिजनेस में इन्वॉल्व थे जहां सबसे टफेस्ट कंपटीशन मिलता है, जो कि था आफ्टर मार्केट। तो लास्ट में सर ने एसपीडी डिवीजन को हेड किया। वो 3-4 बार हमें अवसर भी मिला था गुप्ता सर को आपके साथ रूबरू करने का। तो 35-36 साल की अपने करियर के एक्सपीरियंस गेन करने के बाद गुप्ता सर अब सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर स्थित डिफेंस इंडस्ट्री है, जिनके वो ग्लोबल सेल्स हेड हैं। इनका एक्सपीरियंस इतना है कि अगर हम सब कुछ एक्सपीरियंस अपने घर आज ले जाएं, तो मैं आशा करता हूं कि हम बहुत एनरिच्ड होकर आज वापस जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि गुप्ता सर की फ़्लाइट भी है शाम को, मैं अविनाश गुप्ता सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आप सभी को, हम सभी को अपने एक्सपीरियंस के साथ संबोधित करें। कोहली जी, समस्त कोहली परिवार, टाटा के चैम्पियंस और पूरा स्टाफ, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच में फिर से आया हूं। और कोहली जी ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया और मैं उनको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाया। कोहली साहब से हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं और जैसे आप सभी लोग गुवाहाटी को बहुत प्यार करते होंगे, राइट? आई लव गुवाहाटी, मतलब ये आप लोग शायद कह रहे हैं, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप प्यार करते हैं गुवाहाटी को। सो बहुत खुशी है कि आपके बीच में मैं आ पाया और आप सबसे मिल पाया। कोहली जी, इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं ज़रूर अश्योर करना चाहूँगा आप लोगों को। मुझे काफ़ी लोगों को देख के लग रहा है कि आपके चेहरे पर चिंताएं दिखाई पड़ रही हैं और वरीड दिख रहे हैं आप लोग, बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो एक चीज़ ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि आप लोग आज जाएं तो इत्मीनान से सोएं जाके, और तसल्ली से एकदम सोएं कि कोई चिंता की बात नहीं है। मतलब डोंट लूज़ योर स्लीप ओवर यदि हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला है, हाइड्रोजन होने वाला है, चिंता की कोई बात नहीं है। आप इत्मीनान से सोइए जाके, और बहुत कुछ है जो अपने को करने के लिए। मैं आऊँगा तो आज मैं जो भी बात करना चाहूँगा वो बहुत तरीके की बातें होंगी, और शायद ऐसी भी हैं जो आप जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि हम उस टॉपिक पर जब बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक पर भी समझें हम कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। आप सब लोग बिजनेसमैन हैं, ऑब्वियसली आपकी बिज़नेस की एक चिंता तो है ही, लेकिन ये भी समझे ना कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग भी हैं। हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि प्लैनेट पे हमारे कुछ हो रहा है तो उसके लिए हम लोग दूसरे तरीके से भी रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट? तो क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आपके बिज़नेस का क्या एंगल है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, अपन सबकी बात करेंगे। और मेरी तो यही सोचना है कि आप लोग अच्छे से सोना चाहिए जाके फिर। एक चीज़ आप ज़रूर मानेंगे कि ये दुनिया जो है बदल रही है, राइट? और जो चीज़ कांस्टेंट है, जो होना ही है, वो है एक चेंज। मतलब बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन चेंज ज़रूर होगा। और चेंज जो हम देख रहे हैं कि पहले जब आप छोटे होंगे, मैं छोटा था, जो दुनिया थी और आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। और जो चेंज है और बदलता जा रहा है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। मैं आज ही एक आर्टिकल पढ़ रहा था। मैकेंजी एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, जो बहुत मतलब कंसल्टेंसी वाला जो काम है उसमें नंबर 1 वो वर्क है। इंडियन गवर्नमेंट और बड़े बड़े कॉरपोरेट्स उनको हायर करते हैं और
जितनी भी लीडिंग थिंकिंग है आगे क्या होने वाला है उसके बारे में वो लोग बहुत रिसर्च करते हैं। तो उनकी आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो बहुत कुछ समझ में आता है। तो उन्होंने लिखा था 2030 में क्या होने वाला है, दुनिया कैसे बदलेगी, और उन्होंने ये भी लिखा कि 2030 में नहीं हो लेकिन 2035 में तो हो ही जाएगा, वो जो चेंजेस हुए वो होने वाले हैं, पक्के होंगे वो। उसमें एक चेंज उन्होंने लिखा कि जो अपनी जिसमें मैंने लिखा है EVT ऑल, जो आप देख पा रहे होंगे, EVT ऑल मीनिंग इलेक्ट्रिकली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ये टैक्सी जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होने वाली टैक्सीज़ हैं शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, वर्टिकली टेक ऑफ होगी और 100 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट करेगी और उनको जहाँ छोड़ना छोड़ देगी। ये एक रियलिटी हो जाएगी। अभी हम शायद सोच भी नहीं पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है। ड्रोन्स अपन सब जानते हैं, ड्रोन्स फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। इनका कहना है कि 2 बिलियन डिलीवरीज ड्रोन से होने लगेंगी 2030 तक। आपके घर पे वो सामान छोड़ के जाएगी, विंडो पर छोड़ के जाएगी। आपकी जो हेल्थ की मॉनिटरिंग है, आपके जो हाथ में जो आप वॉचेस पहने हुए हैं या जो डिवाइसेस हैं और सेंसर्स सब जगह होंगे, उससे आपकी हेल्थ की मॉनिटरिंग होगी। आपके गद्दों में सेंसर्स लगे होंगे जो आपकी स्लीप के पैटर्न को मॉनिटर करेंगे। आपका रेफ्रिजरेटर जो है उससे सेंसर से कनेक्टेड होगा और वो देखेगा कि आपको क्या खाना खाना चाहिए अगले दिन। तो इतने बदलाव आएंगे दुनिया में, इतने तेज़ बदलाव आएंगे कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। तो ये चेंज तो होना ही है, यदि हम उसकी चिंता करें नहीं करें, चेंज तो आएगा ही। तो इसीलिए अच्छा ये होगा कि हम चेंज के साथ अपने आप को भी बदलते चले जाएं, अपने आप को ढालते चले जाएं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना आप लोगों ने, AI बोलते हैं, AI एंड ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो ये कहा जा रहा है कि AI और ML से शायद दुनिया में इतना चेंज होगा कि बहुत लाखों लाख जॉब्स चले जाएंगे लोगों के। कुछ दिनों पहले मैंने सोचा कि AI ML से मैं बोलूं कि मुझे एक ऑरेंज ऑर्चर्ड के बीच में एक घर की मुझे एक ड्राइंग बना के चाहिए। उसको मैंने सिर्फ उतना लिखा और उसने इतनी ब्यूटीफुल मुझे एक पिक्चर बना के उसने कुछ सेकंड्स में बना के मेरे स्क्रीन पर दे दी उसने। अब बताइए मुझे कौन से आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ये चेंजेस आएंगे देखिए, और इस चेंज के लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो यदि हमारा बिजनेस इम्पैक्ट होगा तो सिर्फ हमको ये देखना है कि हम उसमें क्या स्टेप्स लें और हम अपने आप को कैसे ढालें, कैसे बदलें कि हमारा जो नुकसान है वो ना हो और हम अपना जो लाइफ है उसको नॉर्मल तरीके से लीड कर पाएँ। तो एक वूका बोल के एक चीज़ है जो मैनेजमेंट के लोग बहुत यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वूका वर्ल्ड, मतलब है, वूका का मतलब है वी मतलब वोलेटाइल, यू का मतलब है अनसर्टेन, सी का मतलब है कॉम्प्लेक्स और ए का मतलब एम्बिगुअस। वूका वर्ल्ड जो है ये हमारा जो दुनिया है उसको ये डिस्क्राइब करने के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है। तो वोलेटाइल में तो सेठिया जी सबसे पहले समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। शेयर मार्केट जो है सबसे ज़्यादा वोलेटाइल होता है। सेंसेक्स कभी 1500 पॉइंट ऊपर जाता है, कभी 1500 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो दुनिया में भी जो इस तरह की घटनाएं हैं वो बहुत चेंज होते रहती हैं। और एक्सट्रीम वेदर जो है हम सब देख रहे हैं, कभी टेम्परेचर समर्स में 48, 49, 50 डिग्रीज हो जाता है और विंटर इतनी कोल्ड हो जाती है। फिर जब रेंज का टाइम आता है तो एक्सट्रीम फ्लडिंग और ये सब होने लगती है। तो ये वोलेटिलिटी है, ये होने वाली है। तो दुनिया में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं और बहुत तेज़ स्पीड पे हो रही हैं। कुछ विजुअल्स जल्दी मैं दिखाऊंगा जो इस बात का प्रमाण है कि हमारी दुनिया कैसे चेंज हो रही है। आप लोग हवाई जानते होंगे, राइट? हवाई का नाम सुना होगा। हवाई एक जो ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया के जितने रिचेस्ट लोग हैं उनकी एक तमन्ना होती है कि हवाई में जाके मुझे हॉलीडे करके आना है। ये पैराडाइज बोल सकते हैं अपन को, इतना सुंदर है। आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। बैठिए। तो आप लोगों ने शायद रिसेंटली देखा होगा, टीवी में काफ़ी इसकी कवरेज थी कि हवाई में बहुत ज़ोर से आग लग गई और पूरा हवाई के बहुत सारे सुंदर पार्ट है पूरे जल के नष्ट हो गए। अभी बाइडन भी वहाँ पे जाके वो काफ़ी एड वेड दे के आया है। और हमारे यहाँ जो इंडिया में हो रहा है वो आपको पता ही है। रोज़ ही यदि आप टीवी सुबह खोल के बैठेंगे तो आप देखते हैं कि कैसे फ्लडिंग सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही है। शिमला में घर गिर रहे हैं। अभी कनाडा में फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। जो कनाडा यदि नाम आता है तो हम लोग ये सोचते हैं कि वहाँ तो पूरी बर्फ़ है,
वो नॉर्थ पोल के पास में है, वहाँ पे सबसे ठंडी जगह दुनिया में यदि होती तो कनाडा होती है। वो अभी कनाडा में आग लगी हुई है। ये आप देखिए एक वर्ल्ड के दूसरे पार्ट हैं जहाँ पे सिटी में पूरी फ्लडिंग हो रही है। ये हमारे हिमाचल की तस्वीर है जहाँ पर गाड़ियाँ पूरी डूबी हुई पड़ी हुई हैं। ये चाइना की तस्वीर है रिसेंट, जहाँ पर बोट में लोग चल रहे हैं। ग्लोबल टेम्परेचर्स जो हैं 2023 में आपने सुना भी शायद होगा, फ्रांस, इटली, जर्मनी सब जगह 40 डिग्रीज टेम्परेचर टच कर गया और क्रॉस भी हो गया कई जगह। तो वहाँ तो बहुत बुरे हाल हैं। ये सब यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर हम लोग हमेशा ही छुट्टी के लिए जाना पसंद करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, ये सबसे बड़ा कारण है। जो भी आपके ऑटो ट्रेड में भी हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ये ग्लोबल वार्मिंग में क्या हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग में जो रिसर्च हुई है वो कह रही है कि 40% वाटर की शॉर्टेज होगी 2040 तक। 2040 बहुत दूर नहीं है, आप देखते देखते 2040 भी आ ही जाएगा। अभी जो टेम्परेचर्स थे 1.5 से 5 डिग्रीज तक और राइज़ होंगे। आगे की स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि जितने भी जो बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट, वो चाह रहे थे कि हमारा टेम्परेचर 1.5 तक ही मैक्सिमम राइज़ हो। 1800 में जो था उसके रेफरेंस में 1.5 डिग्री और बढ़े, लेकिन ऑलरेडी हमारा 1.1 राइज़ हो चुका है और शायद 5 डिग्रीज तक राइज़ हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है, जो एक CO2 जो एमिशन होता है, जो CO2 गैस है जो निकलती है, वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारे टेम्परेचर राइज़ है उसके होने के लिए। और यही एक वजह है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं दुनिया में, जो हम वेदर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक करने के लिए, CO2 एमिशन पर जो हम एक कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वो सबसे बड़ी वजह है कि हमारे ऑटोमोटिव ट्रेड में इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, हाइड्रोजन व्हीकल हो, क्लीन फ्यूल जिसको बोलते हैं, उसको लाने की सिर्फ एक वही वजह है। इनफैक्ट ESG बोल के एक टर्म है, आपने सुना है कि नहीं मुझे पता नहीं। ESG का मतलब होता है, E मतलब एनवायरनमेंट, S मतलब सोशल और G मतलब गवर्नेंस। तो ESG एक फ्रेमवर्क होता है जो सभी कंपनीज आजकल यूज़ कर रही हैं, बैंक्स यूज़ कर रहे हैं। यदि कोई कंपनी ESG के तहत यदि एक्शन नहीं ले रही है तो उसको जो लैंडिंग रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, या हो सकता है वो लैंडिंग करे ही नहीं। तो इसलिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कॉन्शियसनेस है दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है और इसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि नहीं तो ऐसा होगा कि अर्थ में जहाँ हम लोग रह रहे हैं, हम लोग अभी तो अच्छे खासे हैं, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं या उनके आगे वाली आने वाली पीढ़ियाँ हैं, शायद रहने लायक भी नहीं बचेगा हमारा प्लेनेट। तो इसलिए ये सब चेंजेस हो रहे हैं। तो एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, आप नाम अक्सर ही सुनते होंगे। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो सनलाइट जब आती है अर्थ पे, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है और कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अर्थ के चारों तरफ एक ग्रीन हाउस गैसेस का कवर होता है। CO2 उसकी सबसे बड़ी एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और ये जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। तो एसेंशियली ग्रीन हाउस एक अच्छी चीज़ होती है। यदि वो ना हो तो जो भी हीट हमें सन से आई है वो पूरी बाहर चली जाएगी, वो हमारी जो ज़मीन है, अर्थ है, वो ठंडी हो जाएगी, एकदम रहने लायक नहीं होगी। बट ग्रीन हाउस गैस जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो हीट है वो थोड़ी बियॉन्ड जो लिमिट है उससे बाहर चली जाती है। तो ग्रीन हाउस जो है सबसे बड़ा कारण है। और ये यहाँ पर देखिए इन्होंने एक वीडियो के तरीके से दिखाया हुआ है कि जो अर्थ से जो सनरेज आ रही हैं और उसकी हीट जो है कुछ तो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ जो है बाकी जो बचती है जो अपनी एब्जॉर्ब होती है वो फिर रेडिएट होके अपन अर्थ में ही जो रह जाती है और एक टेम्परेचर हमारा बढ़ता है। तो यदि हमें कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना है, इसका मतलब है कि ग्रीन हाउस गैस को काम को कंट्रोल करना है, और इसके लिए एक टर्म दिया गवर्नमेंट ने नेट ज़ीरो बोल के। ये भी आप लोगों ने सुना होगा, ये नेट ज़ीरो, हर कंपनी अभी नेट ज़ीरो की बात करती है। टाटा मोटर्स भी नेट ज़ीरो की बात कर रही है, हर देश नेट ज़ीरो की बात कर रहा है। और अपने इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसने कहा है कि मैं 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाऊंगा। 2070 अभी बहुत दूर है, अभी अपन 2023 में हैं। वैसे कोशिश ये है इंटरनेशनल मोस्ट कंट्रीज़ की 2050 तक दुनिया की अधिकतर कंट्रीज़ नेट ज़ीरो में आ जाएं। अब नेट ज़ीरो है क्या? नेट ज़ीरो का मतलब ये है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस से जो एमिशन हो रहे हैं वो लगभग ज़ीरो जैसे हो जाएं, और ज़ीरो ना भी हों तो जो बचे खुचे रह जाते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर में, ओशंस में, मतलब समुद्र में, धरती में, फॉरेस्ट में जो जंगल होता है
वो CO2 गैस को एब्जॉर्व करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, पता होगा आपको। इसलिए हम लोग पेड़ लगाते हैं और वहाँ पे ठंडक भी हो जाती है। तो नेट ज़ीरो हम जो करना चाह रहे हैं उसमें CO2 गैस का एमिशन जो हो उसको ज़ीरो करने की कोशिश है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो एनवायरनमेंट में CO2 गैस बढ़ रही है उसकी वजह से हमारा टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। 1.5 हम लोग लिमिट करना चाह रहे थे, लेकिन 1.1 तक अभी तक ऑलरेडी हो गया है। मतलब 0.4 और बढ़ेगा तो हमारी जो इच्छा थी, जो लिमिट थी, उससे क्रॉस कर जाएगा। तो इसके लिए एक पेरिस एग्रीमेंट भी है जहाँ पर सभी दुनिया के लोगों ने, देशों ने आके एक एग्रीमेंट किया कि हम लोग पूरे वो स्टेप्स लेंगे जिसके तहत हम वर्ल्ड में 1.5 डिग्री तक जो राइज़ है उसमें लिमिट कर पाएंगे। और इसका मतलब ये है कि 45% एमिशन को कट करना पड़ेगा। सोच लीजिए, लगभग आधा करना पड़ेगा। सड़कों पे जो भी CO2 गैस निकल रही है, ऑटोमोबाइल से निकल रही है या बिजली बनाते हुए जो निकल रही है, उस सब को हमको आधा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बहुत ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे तब जाके ये हो पाएगा। और 2030 तो आ ही रहा है, समझ लीजिए 2050 तो अभी भी दूर है। तो ये एक वजह है जो हमारे ट्रेड में, आपके ट्रेड में जो बदलाव आ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। पर ये करना आसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग बिजली यूज़ करते हैं। बिजली कैसे पैदा होती है? ये कोल से पैदा होती है। इंडिया में यदि आप देखें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिससे बिजली पैदा होती है, थर्मल पावर प्लांट है जिससे बिजली पैदा होती है, या आपके जो हाइड्रोलिक जो होते हैं, हाइडल उसको बोलते हैं, मतलब बांध में पानी हम लोगों ने रोका हुआ है और पानी जब गिरता है तो उससे बिजली पैदा होती है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमारा होता है थर्मल पावर प्लांट से, जहाँ आपके बंगाल में या यहाँ पर असम में भी होंगे मुझे लगता है। तो आप ये सोचें कि हमारे हाउस होल्ड कैसे चलेंगे। हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स तो है नहीं। हम लोग अभी सोलर एनर्जी की कोशिश कर रहे हैं लाने की, लेकिन हमारा 90% प्लस जो प्रोडक्शन है वो थर्मल पावर प्लांट से होता है। यदि कोई कहे कि आपको हम बिजली नहीं देंगे, आप अपनी लाइफ चलाइए, तो कैसे होगा? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए ये कहना आसान है लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। इवन जो कोल माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होती हैं और उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, जहाँ इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, एक्सप्लोजिव इंडस्ट्री, वो कोल की माइनिंग में हेल्प करती है। तो ऐसा सोच में आ रहा था कि शायद कोल माइनिंग कम होगी और ये बिज़नेस भी चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव नहीं है। हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, हमारे पास हाइडल नहीं है, हमें बिजली कैसे पैदा करेंगे? तो लाइकवाइज जो CO2 का एमिशन ऑटोमोबाइल से कम करना है, उसको करना है, ये हमें पता है, लेकिन करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं वो काफ़ी हैं। ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस कम हैं, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। तो यदि आप ये देखें ये डायग्राम, तो इसमें लेफ़्ट साइड में मैं दिखा रहा हूँ कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं 65% उस पर कार्बन एमिशन है। ये जो अपनी ट्रक से, कार से निकलता है, वो उसमें 65% CO2 होता है। लाइकवाइज सेक्टर वाइज आप देखें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वहाँ पे देख रहे हैं आप, 14% एमिशन ट्रांसपोर्ट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। और ये तस्वीर तो आपके गुवाहाटी में भी आपने देखी होगी। ये तो हर शहर में ये तस्वीर दिखाई पड़ती है। ये हर, आप किसी भी रोड पर जाएं वहाँ पर आपको, और शहरों की बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर आप देखें तो ये तो काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। यदि रोड ट्रांसपोर्ट में आप देखें उसमें ग्रीन हाउस गैस कहाँ से आ रही है, तो देखिए यहाँ पर जो फिगर है 45% जो है वो आपका पैसेंजर उससे आ रहा है। पैसेंजर में क्या है? कार्स है, मोटरसाइकिल है, बसेस है, टैक्सीज़ है। रोड ट्रांसपोर्ट जिसमें ट्रक्स हैं वो 29% है। तो यदि इस डेटा को लेके हम देखें और सोचें आगे क्या चेंज आने वाला है, किस में चेंज आएगा, तो सबसे जल्दी कोई अटैक करेगा किस पर? 45% पर अटैक करेगा। मीनिंग जो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, जो मोटरसाइकिल हैं, टैक्सीज़ हैं, कार्स हैं, उस पर अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रिफिकेशन या कोई भी ग्रीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए सबसे पहले टारगेट यही बन जाते हैं। ट्रक जो है उसका नंबर बाद में आता है।
आप सबका बिज़नेस मैं समझता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर शायद छोटी गाड़ियों के रिटेल ट्रेडर्स शायद कमी होंगे। आपका ट्रेड शायद बसेस पर भी शायद उतना नहीं चलता होगा। आपका सबसे ज़्यादा डिपेंडेंस शायद हैवी ट्रक्स पर या टिपर्स पे या उस तरह की गाड़ियों से रिलेटेड होगा। तो अच्छी बात यह है कि उसका नंबर भी आएगा, लेकिन उसका नंबर शायद बाद में आएगा। तो यदि अपन बात करें कि अब इसका आंसर क्या है, कैसे अपन CO2 गैस को कम करें, तो क्लीन फ्यूल यूज़ करना ही अपने पास में एक ऑप्शन है। उसके लिए CNG गैस, LNG गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन करें जहाँ पर बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स हैं, जो अपन ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। तो गैसेस के बारे में आप सबको पता है, CNG गैस ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। इंडिया की बहुत सारी आई थिंक 12-13 सिटीज़ में CNG मैंडेट करके कई साल हो गए। सूरत वगैरह उसमें, सूरत, लखनऊ, 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं। अभी तो गुवाहाटी में भी गैस शायद आ गई, मुझे लगता है, मैं उसका जो नेटवर्क देख रहा था। तो धीरे धीरे इंडिया में वाइडली अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात है CNG आने से कि यदि आपके नज़रिए से देखें तो CNG का जो व्हीकल है वो एक नॉर्मल व्हीकल जैसा ही है। सिर्फ उसका जो फ्यूलिंग सिस्टम है वो गैस पर डिपेंड करता है। वो उसमें वही इंजन लगता है जो हमारे डीजल गाड़ियों में लगता है, वही पेट्रोल वाला लगता है। उसमें गियर बॉक्स भी वैसा ही है, उसमें जो ड्राइव ट्रेन है, प्रोपेलर शाफ्ट है, सब सेम है। तो गैस पर यदि चलने वाली गाड़ियां बाज़ार में आती भी हैं तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई चिंता होनी चाहिए। वो आपके लिए एक सिर्फ डीजल से एक आपका फ्यूल चेंज हो जाएगा, बल्कि इनफैक्ट CNG वगैरह की गाड़ियों में मेंटेनेंस थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो CNG गाड़ियों की यदि पॉपुलेशन बढ़ती भी है तो आपके लिए तो काम ज़्यादा ही निकलने वाला है उसमें। तो गैस तो कोई वरी की बात नहीं है। हाइड्रोजन गैस की जहाँ तक बात है, हाइड्रोजन गैस को हम लोग इंटरनल कंबस्शन इंजन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे करंट इंजन है, उसमें डीजल के बजाय हाइड्रोजन जाके उसको पावर प्रोड्यूस करेगी। लेकिन हाइड्रोजन के साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना बहुत एक्सपेंसिव है अभी। तो हाइड्रोजन गैस के जो बनाने की जो कॉस्ट है अभी वो $5 पर kg आती है और इसको बनाना कॉमर्शियल स्केल पे इतना आसान नहीं है। और कई साल शायद इंडिया गवर्नमेंट ने भी हाइड्रोजन मिशन बोल के सेट किया है और उस पर काफ़ी हज़ारों करोड़ रुपए का आउटले दिया हुआ है। तो वो हाइड्रोजन वाली बात है। तो गैस में कुछ भी होता है मान लीजिए, तो हमारे लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब रही बात इलेक्ट्रिफिकेशन की, जहाँ पर बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात है, वहाँ पर ज़रूर गाड़ियों की डिज़ाइन में बदलाव आएगा, उसकी जो ड्राइव ट्रेन है वो अलग होगी। तो वैसा होता है तो अपने को ज़रूर आगे जाके इम्पैक्ट आएगा। कब आएगा ये सोचने की बात है, समझने की बात है। तो जो हाइड्रोजन वाले जो जिस पे ज़्यादा जोर है, वो हाइड्रोजन से वो एक्चुअली वो बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके बैटरी को चार्ज करते हैं। जो टेक्नोलॉजी जिसको डेवलप शायद होगी आगे जाके फ्यूचर में, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के बिजली पैदा करेगी और वो बिजली से फिर जो एक बैटरी है वो चार्ज होगी, वो बैटरी फिर उसके इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करेगी। तो ये मोटा मोटी एक टेक्नोलॉजी है जो आगे जाके आएगी। पर सबसे बड़ा इसमें इशू ये है कि ये कैसे होगी, मैंने लिखा है पर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हाइड्रोजन का जनरेशन, स्टोरेज, उसको देना और उसको कंज्यूम करना, ये उसमें सबसे बड़े चैलेंजेस हैं अभी। तो हाइड्रोजन के लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सबसे क्लीन फ्यूल यदि है तो वो हाइड्रोजन है। पर हाइड्रोजन मैंने बताया कि उसको प्रोड्यूस करने में भी काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। हाइड्रोजन में भी 4-5 तरह की हाइड्रोजन होती है। एक होती है ब्लू हाइड्रोजन, एक होती है ग्रीन हाइड्रोजन, एक होती है पिंक हाइड्रोजन, एक होती है येलो हाइड्रोजन। सो जो सबसे क्लीन हाइड्रोजन है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। हमारा पर्पस क्या है हाइड्रोजन को पैदा करने का, कि हम CO2 ना पैदा करें। दैट मीन्स ऐसा ना हो कि हम हाइड्रोजन बनाने जाएँ हैं लेकिन CO2 फिर हम एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करेंगे। तो यहाँ जो फ़ायदा हो रहा है वो CO2 को रिलीज़ करके वो फ़ायदा बराबर इक्वल हो गया, मतलब न्यूट्रलाइज हो गया। तो ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है कि जब हम तो ग्रीन हाइड्रोजन में जो CO2 बनती है उसको अंडरग्राउंड ले जाके उसको स्टोर कर देते हैं हम। तो CO2 एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होती, वो अंडरग्राउंड में हम लोग ले जाके उसको कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन रियली आंसर है।
बाकी जो हाइड्रोजन है वो मीथेन गैस को यूज़ करती हैं या उसमें भी CO2 जनरेट होता है। तो यदि ग्रीन हाइड्रोजन हम बना पाएँ, उसके लिए गाड़ियों की डिज़ाइन में हम लोग बदलाव ला पाएँ और उसकी अवेलेबिलिटी हम ऐसी करवा पाएँ, सड़कों पर अवेलेबल हो, तब तो हाइड्रोजन एक हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। यदि वैसा नहीं होता तो हमारे लिए हाइड्रोजन उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। पर ये बात क्लियर है कि हाइड्रोजन एक क्लीन फ्यूल है और यदि हम अपने CO2 एमिशन की समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा कैंडिडेट जो है, जो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन जो है, यदि नए डेवलपमेंट में हम देखें तो हाइड्रोजन अभी पीछे है, अभी उसका काम लोगों ने शुरू किया है लेकिन इतना इमीडिएट चैलेंज नहीं है। इमीडिएट चैलेंज क्या है? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग देख रहे हैं, जो हमारे कई कार्स में आने लगे हैं, एस वगैरह में भी शुरू हो गया है, LCVs में आएगा। तो अभी यदि आप अभी टाटा के रिटेल ट्रेडर्स हैं, आपको यदि पता हो या नहीं मुझे पता नहीं, एस हमारी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी हम लोगों ने पिछले ऑटो एक्सपो में लॉन्च की थी। वो अभी भी बाज़ार में आई नहीं है, अभी आना शुरू हुई है डीलर्स के पास में, और उसके सिर्फ 1000 नंबर अभी तक हम लोगों ने बेचे हैं, 1000। आगे जाके हम लोग 500 पर महीने का टारगेट है हमारा, और हम लोग 15,000 एस हर महीने बेचते हैं। 15,000 में 500 भी हमने मान लीजिए बेचना शुरू किया तो क्या परसेंटेज है वो? 1500 आउट ऑफ 15,000 इज़ व्हाट परसेंटेज? तो मान लीजिए एस में हम रेगुलरली इलेक्ट्रिक एस को लाते हैं, बाज़ार में बिकता भी है, 6,000 साल भर में बिक भी जाता है। तो आप लोग ये समझते हैं क्या कि एस आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा? एस इलेक्ट्रिक, जो लोग भी एस पार्ट में डील करते हैं। अब एस सबसे आसान गाड़ी है इलेक्ट्रिफिकेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो लास्ट माइल डिलीवरी में लगती है। आपको अपने गोडाउन से माल कस्टमर के यहाँ भेजना है या बाहर में गोडाउन है उससे सिटी के अंदर लेके आना है, इसको लास्ट माइल बोलते हैं। तो लास्ट माइल में कितना चलती है गाड़ी? में भी 100 किलोमीटर मैक्सिमम। कस्टमर के यहाँ जो हमारा ई-कॉमर्स बढ़ रहा है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे लोग बाय कर रहे हैं, उसमें एस की डिमांड बढ़ेगी, लेकिन एस तब भी 3%, 5%, ये 1-2 सालों में होगा शायद। दूसरी फिर उसके ऊपर अपन देखें तो LCV की गाड़ियाँ आएंगी 407, 709 वगैरह, उनकी थोड़ी डिस्टेंस और भी, मतलब एक शहर से दूसरे शहर तक भी जा सकती हैं, तो वहाँ पर भी चांसेस हैं कि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिफिकेशन हो सकता है। और जहाँ रही बड़ी गाड़ियों की बात, जो मीडियम ट्रक्स हैं या हैवी ट्रक्स हैं, जो पुराने ज़माने में 1613 या 2518 या अभी नए मॉडल जो डेजिग्नेशन है, तो वो सब जो गाड़ियाँ हैं, 20 टन वाली गाड़ी हो या ट्रैक्टर ट्रेलर्स हों, वो लॉन्ग डिस्टेंस चलने वाली गाड़ियाँ हैं। तो उस पर यदि हमें बैटरी से उसको ऑपरेट करना पड़े, मतलब उसमें बैटरी ऐसी हो कि जो 1000 किलोमीटर तक लेके जाए हमको, और उसके मतलब बैटरी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ कमर्शियल व्हीकल्स में होती है पेलोड, वो कितना लोड अपन उस गाड़ी पर डाल सकते हैं। यदि 1 टन लोड या 500 किलोग्राम लोड अपन ने बैटरी को ही दे दिया तो अपनी लोडेबिलिटी तो उतनी कम हो गई ना, जो हम उस पर भाड़ा अपन डाल सकते हैं वो 500 किलोग्राम या 1 टन कम हो गया, तो ऑपरेटर के लिए बड़ा नुकसान हो गया। तो जो हैवी गाड़ियाँ हैं उसके लिए लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन इतना आसान नहीं है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये डिटरमिन करेंगे कि किस गाड़ियों में इलेक्ट्रिफिकेशन पहले होगा, किस में बाद में होगा और किस में और बाद में होगा। और बसेस की जहाँ तक बात है, स्कूल बसेस हैं, सिटी में चलने वाली बसेस हैं, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन जल्दी होगा, क्योंकि उसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत तरह के ग्रांट दे रही है। गवर्नमेंट ने एक फेम 1 और फेम 2 बोल के स्कीम लॉन्च की है, ये अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बोल के स्कीम लॉन्च की है। इसमें 3 लाख हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कुछ सब्सिडी सपोर्ट वगैरह वो सब दिया है। पर ये सब जो है ये सिटी ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह के काम में आएंगी। मुझे नहीं पता कि आपका जो ट्रेड है, आपके जो कस्टमर हैं, कितने लोग सिटी बस की तरफ से आते हैं, या जो काम निकलता है वो सिटी बस में कितना काम निकलता है या स्कूल बस में कितना काम निकलता है। रिलेटिवली मैं समझता हूँ कि जब हैवीएस्ट काम जो होगा शायद आपके ट्रक्स में निकलता होगा शायद, और यदि छोटी गाड़ियों में भी निकलता होगा लेकिन आप शायद उसमें डील नहीं करते। तो जो एडॉप्शन है, एडॉप्शन जो भी होगा वो ग्रेजुअली होगा। ऑल्दो
जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले जो छोटी गाड़ियों में होगा, एस वगैरह में होगा, फिर एलसीवीज़ में होगा, बसेस में होगा। अब बहुत गवर्नमेंट या कंपनीज अपने टारगेट लेके चल रही हैं। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि मैं 2024 तक 25% शेयर जो है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपने सिटी ट्रांसपोर्ट में कर दूंगी। बॉम्बे में जो BST है वो लोग भी जितनी नई बसेस खरीद रहे हैं वो सब इलेक्ट्रिक वाली हैं। तो सिटीज़ में जो फ्लीट है वो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है। गुवाहाटी में मुझे पता नहीं, पर मुझे लगता है गुवाहाटी में भी शायद इलेक्ट्रिक बसेज आएंगी। लेकिन आपका जो भी ट्रेड है उस पर कितना इम्पैक्ट उसका आएगा ये आपको खुद को देखना पड़ेगा। पर सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप देखें तो हमारे लिए जो बिज़नेस जहाँ से आ रहा है वो है पुरानी गाड़ियों की जो पॉपुलेशन, उसको हम पार्क बोलते हैं। टाटा मोटर्स में हम लोग जब गाड़ियों का पोटेंशियल कैलकुलेट करते थे कि स्पेयर साइज़ का मार्केट कितना बड़ा होगा, तो ये हम देखते थे कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में टाटा ने कितनी गाड़ियाँ बेची हैं, मॉडल वाइज कितनी गाड़ियाँ बेची हैं, और उन गाड़ियों में हर साल कितना काम निकल रहा है, वो सब डेटा हमारे पास में है। उसको देख के हम लोगों ने एक मार्केट साइज़ बनाया। वैसा ही एनालिसिस यदि हम टाटा मोटर्स में ऑल इंडिया लेवल पे कर रहे हैं तो आप अपने शहर के लिए, अपने आसाम के लिए तो कर ही सकते हैं। आसाम में मेरे पास में क्या पिछले 15 सालों से कितनी गाड़ियाँ बिकी हैं, वो गाड़ियों में इलेक्ट्रिक आए नहीं आए, वो गाड़ियों में काम तो होगा। जब तक 15 साल उसकी एज है, जब तक वो स्क्रैप नहीं होती है, तब तक तो गाड़ी चलेगी, राइट। और गाड़ियाँ जब 4 साल या 5 साल से ऊपर हो जाती हैं तो वो डीलर वर्कशॉप से शिफ्ट होकर रिटेल ट्रेड में बाज़ार में आ जाती हैं, लोकल मैकेनिक के हाथ में आ जाती हैं। तो वो गाड़ियाँ अपन यदि 2023 में हैं, दैट मीन्स यदि अपन देखें कि यहाँ से 15 साल तक पहले वाली जो गाड़ियाँ हैं, मतलब वो जो बिकी थी कब, 2008 में जो बिकी होंगी, 2008 की गाड़ियाँ अभी मार्केट से बाहर शायद निकलेंगी, 2009 की अभी भी रहेंगी, 10 की रहेंगी, 11 की रहेंगी। तो ये मान के चलिए कि वो गाड़ियाँ आपके पास हैं, अभी भी हैं। और आगे जाके भी जो गाड़ियाँ, मान लीजिए जो लोग सोच रहे हैं, रिसर्च वाले लोग बोल रहे हैं, गवर्नमेंट प्लान कर रही है, टाटा मोटर्स बोल रही है कि मेरी रेंज को मैं 30% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दूंगा अगले 3-4-5 सालों में। यदि वो होता भी है मान लीजिए, और दूसरी कंपनियां भी करती हैं, मान ले 30% गाड़ियां इलेक्ट्रिक बन जाती हैं, वो 30% फुल रेंज तो नहीं हो सकती है, सीधी बात है। उसमें जो ट्रक्स की रेंज सबसे आखिरी में होगी, बसेस में पहले हो जाएगा, मिला जुला के 30% मान लीजिए होता भी है। तो इसका एक मतलब ये है कि 70% गाड़ियाँ तो अभी भी अपनी बाकी डीजल में, गैस में, CNG में, LNG में रहेंगी वो। और उन गाड़ियों की जो पावर ट्रेन, इंजन, गियरबॉक्स, क्लच, प्रोपेलर शाफ्ट, एक्सल, सब कुछ वैसे के ही वैसे रहेंगे जैसे पहले रहते थे। तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है, डेलॉयट बोल के कंपनी है, वो बोलती है कि आगे जाके 2035-40 तक आफ्टर मार्केट का साइज़ 50% कम हो जाएगा। कुछ और अंदाज़ा है कि 35% तक कम हो जाएगा। अब आप भी जानते होंगे आपके बिज़नेस में, आपके काउंटर पे कितना % प्रोडक्ट है जो इंजन लाइन से जाते हैं, कितने प्रोडक्ट आपके ट्रांसमिशन में, मतलब गियरबॉक्स में, क्लच में जाते हैं। वो % मान लीजिए निकल भी जाता है, किसी किसी केस पे वो ज़्यादा होगा, शायद किसी केस में कम होगा। तो वो एक लाइकली बिजनेस लॉस है जो आपको हो सकता है। लेकिन वो कब, आज नहीं हो रहा है। इसलिए आज तो कम से कम घर जाके इत्मीनान से सोइए कि कोई दिक्कत नहीं है। वो जो होगा तो वो 10 साल बाद होगा। अगले 10 सालों तक आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में सजग रहूं। क्या चेंजेस मेरे ट्रेड में आ रहे हैं, कौन सी गाड़ियां बिक रही हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है, उसको आप देखते रहें। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपके पास में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आपका पास स्टॉक पड़ा है, आप उस पर नज़र ना रखें और देखते देखते वो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। पर वैसा भी होता है तो रातों रात तो चेंज नहीं होगी ना। पुरानी गाड़ियाँ जो बिक रही वो अभी भी आपको वो बिज़नेस देती रहेंगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा कोई एकदम कोई अर्थक्वेक नहीं आया अभी तक, वो आएगा भी नहीं। मतलब 10 साल तक अपने कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये बहुत सारी स्टडीज़ जो मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, वो वर्ल्ड लेवल की स्टडी है। मतलब वर्ल्ड के जो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, मर्सिडीज़ बेंज के लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन हैवी व्हीकल्स में सिर्फ 5% तक होगा 2030 तक।
तो इंडिया में अपने पास कोई डेटा नहीं है बोलने के लिए कि 5% होगा, कि 2% होगा, कि 10% हो जाएगा, पर अपन ये मान के चल सकते हैं कि इंडिया में भी शायद 5% हो, क्योंकि देखा जाए तो इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट अभी पीछे नहीं है किसी से। यदि आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको वही मर्सिडीज़ बेंज और जितनी भी गाड़ियाँ देशों में मिलती हैं वो यहाँ भी मिल जाएंगी। सिर्फ इशू क्या है, अफोर्डेबिलिटी का इशू है। यदि विदेशों में सभी लोगों के पास में मर्सिडीज़ बेंज है या BMW है, लेकिन हमारे पास में उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है तो हम लोग शायद उतनी नहीं ख़रीद पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। तो वैसे ही मान लीजिए इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो इंडिया में भी वो इलेक्ट्रिफिकेशन आ सकता है। ये देखना पड़ेगा कि हमारे कस्टमर्स उसको अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, उसमें वो वैल्यू देख पाएंगे कि नहीं। तो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कमर्शियल व्हीकल में वो होती है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO बोलते हैं उसको। TCO जो है, यदि कोई भी कस्टमर गाड़ी खरीदने जाता है तो सबसे पहले देखता है कि मेरी किस ब्रांड का TCO सबसे कम है। यदि उसको लगता है कि टाटा से किसी और ब्रांड का TCO कम है तो उसमें वो स्विच कर जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है, वो कोई एक पर्सनल दिखावे वाली चीज़ नहीं है कि मैं गाड़ी रखा तो हूँ लेकिन उसको खर्चा पानी मेरा बहुत ज़्यादा आ रहा है। इवेंचुअली तो हमको कमाई करना है उससे ना। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का TCO अभी भी बहुत हाई है और अगले 5-10 सालों में वो कितना कम होगा इसके बारे में बहुत संशय है। गवर्नमेंट सब्सिडी जो है वो यदि मिलेगी तब तो TCO एट पार हो जाएगा, मतलब जो डीजल गाड़ियों का TCO है उसके बराबर आ जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है तो उसका TCO हमेशा हायर ही होगा। और उस केस में कस्टमर के पास यदि चॉइस है कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदे या डीजल की गाड़ी खरीदे तो ऑब्वियसली वो डीजल की गाड़ी ही खरीदना पसंद करेगा। जब तक स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता कि कल से डीजल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन बंद, तो वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि वैसा होने की कोई चांस भी नहीं है। आपके पास में इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास में बैटरी की जो कॉस्ट है, बैटरी का रिप्लेसमेंट का जो इकोसिस्टम है, आगे जाके बैटरी जब रिप्लेस आप नई गाड़ी में करते हैं तो उसकी कॉस्ट नई गाड़ी से ज़्यादा हो सकती है। तो EVs के सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो रिकंडीशनड बैटरी का बिज़नेस भी एक बड़ा बिज़नेस होगा और उसकी कॉस्ट 25% ही शायद रहेगी जो नई बैटरी की कॉस्ट है। तो अनटिल एंड अनलेस ये सब चीज़ें प्लेस में होंगी तब तक ऐसा नहीं है कि लोग एन मास, मतलब 100 में से 100 आदमी डीजल गाड़ी छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ चले जाएंगे, वैसा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप लोग चिंतित हैं, आप लोग वरीड हैं, आप शायद देख भी रहे होंगे कि पेपर में काफ़ी लिखा जा रहा है, पर यदि आप ग्राउंड पे जाएं, आप देखिए गुवाहाटी में कितने एस इलेक्ट्रिक बिके, आप पता करिए, या कौन सी LCV कौन सी गाड़ी आई है जो इलेक्ट्रिक में है। इक्की दुक्की गिनी चुनी गाड़ियाँ होंगी वो, पर ये ज़रूर है कि आगे जाके 2 साल 5 साल 10 साल में धीरे धीरे ग्रेजुअली ये नंबर बढ़ेगा, और जब वो नंबर बढ़ेगा तो आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। पर उसके लिए अपने पास एक पूरा डिकेड अवेलेबल है, 10 साल है। 10 साल में आपको अपने बिज़नेस को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है। ये देखना पड़ेगा कि यदि मैं अभी चैसी पार्ट नहीं बेच रहा हूँ, सस्पेंशन पार्ट नहीं बेच रहा हूँ, एयर कंडीशनिंग सिस्टम के पार्ट नहीं बेच रहा हूँ, जो शायद आगे जाके ज़्यादा आएंगे, हर गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग होगी, तो उस पार्ट पर अपन ग्रेजुअली धीरे फोकस करना शुरू करें। जो इंजन और गियरबॉक्स का लॉस है अपन दूसरे जगह से कहीं मेकअप करें। तो ये डायरेक्शन आपको डिसाइड करना होगा जब आपको दिखाई पड़ेगा कि मुझे दिख रहा है कि अभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉपुलेशन एकदम बढ़ रही है, तब फिर आपको सोचना पड़ेगा। पर उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल है, ये आप सोच के चलिए। तो मेरा एक लास्ट जो है आपके लिए, बहुत सारी स्लाइड्स थी लेकिन मैं सबको कवर नहीं कर रहा हूँ, तो ये इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, ये इस पर आप ध्यान दीजिए। बट इसमें वही सब चीज़ें हैं जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी सिग्निफिकेंट और विजिबल इम्पैक्ट EVs का आने के लिए हमारे पास में 1 डिकेड का टाइम है, 10 साल टाइम हमारे पास में है। तो इसलिए आप सोचिए, समझिए, अच्छे से इत्मीनान से, शांति से काम करिए। तो और दूसरी चीज़ मैंने लिखी है जो पहले बोल चुका हूँ कि डू नॉट लूज स्लीप ओवर EVs। अपनी नींद खराब मत करिए, अच्छे से सोइए,
पर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू, आपके जो बिज़नेस का फाउंडेशन है उसको मजबूत करिए। बिज़नेस का फाउंडेशन क्या है? आपकी जो कस्टमर रिलेशनशिप है। जो ऐसा बहुत होता है, आप लोग ऐसे सब सीजन्ड बिजनेसमैन हैं, शायद मैं जो बोल रहा हूँ शायद गलत हो आपके लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम एक कस्टमर को एक सिर्फ ट्रांजैक्शन जैसा देखते हैं। वो एक आया, एक पार्ट लेके चला गया, मेरा लेन देन हो गया, मेरी कहानी ख़त्म हो गई। उसके साथ वो कौन था, कहाँ था, वो कब आएगा भी कि नहीं आएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे दुकान में मैंने आज जो भी 1-2 लाख का सेल कर लिया या जो भी सेल कर लिया हो गया, किससे आया वो मतलब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि आगे जाके इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे स्ट्रॉन्ग करें और हम कस्टमर को ऐसा ट्रीट करें कि हमारे लिए फ्यूचर बिजनेस भी इससे मिलने वाला है, रादर देन ट्रीटिंग कस्टमर एज अ ट्रांजैक्शन ओनली। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी बिज़नेस हो, बड़ा हो या छोटा हो, एक बड़ी कंपनी हो, टाटा कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, वो कंपनी मार्केट में तभी सक्सीड करती है जब उसके पास में कोई यूनिक वैल्यू है। जो यदि टाटा कुछ वैल्यू कस्टमर को दे पा रही तब तो लोग आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे। वो वैल्यू हो सकती है कि हमारी गाड़ियाँ बहुत फ्यूल एफिशिएंट हैं, हमारी जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है सबसे कम है, बेंज की गाड़ी में कुछ और हो सकता है। तो जो कस्टमर्स हैं वो एक वैल्यू प्रपोजिशन देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। वैसे ही आप ये समझिए कि आप भी एक कंपनी हैं, आप भी एक बिज़नेस हैं, साइज़ आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप क्या वैल्यू कस्टमर को दे पा रहे हैं जिसके वजह से वो आपके पास ही आएगा। क्योंकि आपके पास जो सामान है वो बाजू वाले के पास में भी है, उसके बाजू वाले के पास में भी है, और डिस्काउंट दे के या एक बार उसको 10% 5% एक्स्ट्रा दे के तो मतलब वो आपके लिए काम का नहीं है ना। आपको बिज़नेस में रहना है तो आपको डिस्काउंट तो कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके पास पैसा ही नहीं आएगा। आप बेच तो रहे हो लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं जनरेट हो रहा, तो अगले बिज़नेस में इन्वेस्ट कैसे करोगे आप। तो रिलेशनशिप पे आप, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो सेल होता है सिर्फ प्राइस पे सेल होता है। ऐसा बहुत बड़ा गलत है, ये बहुत बड़ा मिथ है ये, और इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है जो आपके बिज़नेस में 10 सालों में चेंज आने वाले हैं उसके लिए तैयारी करिए अच्छे से। उसके लिए देखिए कि मैं अपना जो बेस कस्टमर का है कैसे उसको स्ट्रॉन्ग करूं, उसको कैसे अपने पास रिटेन करूं, उसको मैं क्या वैल्यू दे सकता हूं, उसको ट्रीट करूं एज अ रिपीट कस्टमर रादर देन अ ट्रांजैक्शन कस्टमर। मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अभी इतने सारे डिजिटल टूल अवेलेबल हैं आपके पास में, हर शहर में एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाने वाला मिल जाएगा जो आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए आप दे सकते हैं उसको। कोई भी व्हाट्सएप तो एक है ही है जो आप लोग बहुत लोग यूज़ भी कर रहे होंगे कि उसके साथ बराबर टच में बने रहें। आप ऑर्डर लेने के लिए कुछ डिजिटल टूल यूज़ कर सकते हैं, डिलीवरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिजिटल टूल जो है बड़ा इफ़ेक्टिव हो सकता है। आपने शायद आजमाया नहीं होगा या सोचा नहीं होगा, बट एक ये डायरेक्शन हो सकता है जहाँ पर आप कस्टमर का एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कस्टमर का डेटा जो है इतना जनरेट होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे बिज़नेस में हमारा शायद कस्टमर का डेटा कंप्यूटर सिस्टम में डालना शायद हम लोग नहीं करते हैं, पर इसके बारे में आप सोच सकते हैं। क्योंकि यदि आपके पास कस्टमर का डेटा है तो आप उसको मैसेज भेज सकते हैं, उसको ईमेल भेज सकते हैं, कुछ प्रमोशन करना है तो आप उससे टच में रह सकते हैं, कोई ऑफ़र देना तो आप उसके साथ। तो कस्टमर डेटा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आपका नॉलेज होता है। उसको आप देखें कि वो आपके काम में आ सकता है नहीं, आप उसमें क्या चेंज करना है आपको अपने सिस्टम में, प्रोसेस में, उसको बिल्ड करने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो बोल रहा था, अभी सेतिया जी से भी बोल रहा था, उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत सारी पुरानी इन्वेंट्री हो गई है। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी जो इन्वेंट्री होगी, आप ऐसे तो नहीं है कि 2-3 साल की इन्वेंट्री ले लेते होंगे। आप जो भी माल लेते हैं वो शायद महीने भर का, 2 महीने का ऐसा लेते होंगे, डिपेंडिंग ऑन आप क्या समझ रहे हैं कि लीड टाइम ज़्यादा है, कम है, क्या है। तो ऐसा ना हो कि आप ऐसा स्टॉक बिल्ड कर लें ज़्यादा जो आगे जाके आपको लगे कि वो सडन चेंज हो के वो मेरे स्टॉक किसी काम का नहीं रहा है। तो अपनी इन्वेंट्री पर ध्यान हमेशा रखें और वही स्टॉक को आप, जहाँ लगता है कि आपका स्टॉक स्लो मूविंग हो गया, नॉन मूविंग हो गया, और अगले सालों में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से अपने स्टॉक को आप ध्यान में रखते जाएं। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में डेड स्टॉक पूरा पड़ा हो गया। तो एक इन्वेंट्री मैनेज करना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्ट एंड साइंस ऑफ सेलिंग मैंने लिखा है। लोग बोलते हैं कि सेलिंग आर्ट है या सेलिंग साइंस है। मेरे हिसाब से दोनों हैं। आर्ट ऑफ सेलिंग क्या है कि आप कस्टमर की साइकोलॉजी समझते हैं, उसको परसुएड करके
उसके साथ बात करके आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मेरे से माल लीजिए, वो सब आर्ट है। साइंस क्या है? साइंस है कस्टमर के बारे में नॉलेज, प्रोसेस फॉलो करना, कस्टमर का डेटा अपने पास में रखना, फ्यूचर में क्या ट्रेंड दिख रहा है अपने को उसकी। तो एक जो सेलिंग की आर्ट है और साइंस है, दोनों पर ध्यान रखें। और लास्टली ईवी जो भी हो रहा है, ग्रीनर टेक्नोलॉजी जो भी हो रही है, आप ये भी समझें कि ये एक इंग्लिश में एक कहावत है, उसको बोलते हैं कि सिल्वर लाइनिंग इन डार्क क्लाउड्स, मतलब घने बादलों में भी एक आशा की किरण आपको दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ है। ईवी में जब भी जाएंगे, मान लीजिए 20-30% गाड़ियाँ भी आ गई, तो बहुत इस तरह के पार्ट्स होंगे जहाँ पर आफ्टर मार्केट बिजनेस बनेगा। बैटरी से रिलेटेड बिजनेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक जितने कंट्रोलर्स हैं उनके गवर्नर्स होंगे, एडास सिस्टम है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स यदि फेल होता है तो उसकी जो एक कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट काफ़ी, तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि यदि वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम यदि लगते हैं तो उनकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो उससे जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो इन अ वे नलीफाई कर देगा आपका जो एक लॉस होगा। वो हायर प्राइस पार्ट्स को लेके आपको उसको लेके थोड़ा फ़ायदा भी होगा। तो नॉट एवरीथिंग इज़ रॉन्ग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसमें बहुत अच्छाइयाँ भी होंगी, पर जैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें अननोन हैं, हम लोग गैस कर रहे हैं अभी क्या होगा क्या नहीं होगा। जब गाड़ियाँ सामने आएंगी तब समझ में आएगा कि इसमें भी बहुत कुछ फ्यूचर हमें दिख सकता है। तो बस इतना ही, और थैंक यू वेरी मच जोशी कोहली साहब, थैंक यू वेरी मच, मुझे इतने सारे लोगों से मिलने का और बोलने का मौका दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। और मैं सिर्फ खुश तभी हूँगा जब आपको थोड़े आपके चेहरे पर हंसी दिखाई पड़ेगी मुझे, और ऐसा लगेगा कि आप लोग अभी एटलीस्ट वरीड नहीं होने वाले हैं। आपके सामने जो इस साल में, अगले 2-4 सालों में बिज़नेस दिख रहा है, आप ये नहीं सोचेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है अब मेरा बिज़नेस तो गया। इस फीलिंग को पीछे रख दीजिए और अपना काम जैसे हमेशा करते थे वैसे करते चले जाइए। मुझे नहीं लगता कि आपके बिज़नेस के कोई भी ग्रोथ में या जैसा है उसमें कोई रुकावट आएगी। फ्यूचर ब्राइट है, सिर्फ अपने को एफर्ट सही डायरेक्शन में लगाना है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद गुप्ता सर, आपने सभी का यहाँ मार्गदर्शन किया है और हमें यकीन है कि आपके अनुभव से हम सबके अंदर एक लौ जागी है और हमें फिर से वही प्रेरणा दे रही है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती।